गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास विश्व इतिहास का दो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं 10वीं क्लास का सामाजिक का पेपर अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और जो मुख्य या जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से प्रश्न थे वो हमने काफ़ी किए हैं। और आज इस चैप्टर के अंदर हम दो विश्व इतिहास के दो बिंदु करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक क्रांति। देखिए, औद्योगिक क्रांति वास्तव में है क्या? ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति एक परिवर्तन था जो उत्पादन प्रक्रिया में हुआ और यातायात के साधनों में हुआ। तो हम इसको शब्दों में व्यक्त करें तो कैसे करेंगे? औद्योगिक प्रणाली या औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रक्रिया में हुए आधारभूत परिवर्तनों से है, जिनके कारण जन संसाधन अपने परंपरागत यानी जो लगातार चले आ रहे थे, जन संसाधन को अपने परंपरागत कृषि व्यवसाय और घरेलू उद्योग धंधों को छोड़ना पड़ा और बड़े बड़े उद्योग धंधों में काम करना और यातायात के नए नए साधनों के प्रयोग करने का उनको मौका मिला। ये औद्योगिक क्रांति थी। यानी वो अभी तक परंपरागत उद्योगों में लगे हुए थे, छोटे छोटे काम करते थे और उनके आने जाने के साधन सीमित थे, छोटे थे, लेकिन अब बड़े बड़े उद्योग धंधे उनको काम के लिए मिले और साथ ही साथ उनको यातायात के नए नए साधन मिले। तो औद्योगिक क्रांति है वो यूरोपीय विद्वानों में फ्रांस के जॉर्जिस मिसले और जर्मनी के काइड्रिक एंजेम ने इस शब्दों का पहली बार इस्तेमाल किया। कौन कौन है? यानी फ्रांस के जॉर्जिस मिसले और जर्मनी के काइड्रिक एंजेम, इन्होंने इन शब्दों का या औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया है। एक प्रमुख कोटेशन हम देखते हैं यहाँ, अर्नोल्ड टॉयनबी, इन्होंने क्या किया है? सबसे पहले देखते हैं कि इनकी रचना क्या है। लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये इनकी रचना है। लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इस रचना में उन्होंने कहा है कि औद्योगिक क्रांति कोई एक आकस्मिक घटना नहीं है, वरन विकास की एक सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चली आ रही एक प्रक्रिया है। और वास्तव में कोई क्रांति होती है तो वो अकस्मात नहीं होती है, वो एक धीमे लगातार चले आ रहे परिवर्तनों का परिणाम होती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम G.W. साउथगेट की बात करें तो वो क्या कहते हैं कि औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर यानी हाथों के स्थान पर हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा और औद्योगिक संगठनों में परिवर्तन हुआ। ये औद्योगिक क्रांति का काम था। यानी घर में जो चलाने वाले उद्योग थे वो अब छोटे थे, लेकिन अब बड़े बड़े कारखानों के अंदर काम होने लगा था। अब हम आगे बात करें कि औद्योगिक क्रांति के दौरान किस किस प्रकार के परिवर्तन हुए थे या औद्योगिक क्रांति के होने वाले परिवर्तन कौन से थे। देखिए, औद्योगिक क्रांति में जो परिवर्तन हुए उन परिवर्तनों में उत्पादन के लिए जो कार्य पहले हाथ से किए जाते थे वो अब शक्ति चालित यंत्रों से किए जाने लगे। इस्पात की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए इस्पात बनाने के कारखाने स्थापित किए जाने लगे। कृषि कार्यों में शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग होने के कारण छोटे छोटे खेतों के स्थान पर अब बड़े बड़े फार्मों से खेती की जाने लगी। पहले छोटे छोटे खेत होते थे, लेकिन अब बड़े बड़े फार्म स्थापित हो चुके थे। पूंजी का उपयोग बढ़ने के कारण बैंकिंग पद्धति का विकास हो गया, क्योंकि अब पहले पूंजी नहीं थी। जब पूंजी हो गई तो बैंक प्रणाली भी विकसित हो गई। वाष्प चालित इंजन और यंत्र चालित जहाज़ों के कारण यातायात में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। भी वाष्प चालित इंजन हो गए तो काम जल्दी होने लगा, यंत्र चालित जब जहाज़ हो गए तो आना जाना आसान हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हेतु संगठित व्यापार तंत्र विकसित हो गया। यानी जब व्यापार बड़ा होगा तो एक संगठन भी बनाना पड़ेगा, उसको मजबूत भी करना पड़ेगा, और वही काम यहाँ हुआ। कम मानव श्रम और अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। कम मानव श्रम इसलिए कि उत्पादन मशीनों से होने लगा, जिसमें आदमी की कम आवश्यकता थी और उत्पादन अधिक हो रहा है, तो कम मानव श्रम और अधिकतम उत्पादन के सिद्धांत को अपनाया गया। अब बात आती है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही प्रारंभ क्यों हुई। देखिए, कोई कारण एक अकस्मात कहीं होता है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन औद्योगिक क्रांति कोई अकस्मात होने वाली घटना नहीं थी, उसके पीछे बहुत से कारण रहे।
लेकिन ये इंग्लैंड में ही क्यों हुई, ऐसा क्या था? देखिए, इंग्लैंड वो देश था जिसने आधुनिकीकरण को सबसे पहले अनुभव किया, और इसकी स्थितियाँ या परिस्थितियाँ ये ऐसी थी जो औद्योगिक क्रांति को जन्म दे सकती थी। तो वो कौन सी परिस्थितियाँ थी जो इसको इंग्लैंड में ही सबसे पहले लेके आने में कामयाब हुई? यानी हम उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई। और ये सबसे बड़ा प्रश्न यहीं से बनने वाला है कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई, इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहला कारण क्या है, हम देखें, इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य। देखो, इंग्लैंड में 18वीं सदी के औपनिवेशिक साम्राज्य से कच्चा माल और नवीन बाजार उपलब्ध हुए। देखिए, सबसे पहले उपनिवेश, यानी ऐसा देश जिस पर इंग्लैंड का प्रभाव था, वो उसका उपनिवेश था, उस पर उसका कब्जा था। तो ऐसे उपनिवेशों से वो कच्चा माल आसानी से ले सकता था और तैयार माल उन बाजार में आसानी से बेच भी सकता था, जबकि यूरोप के अन्य देशों के पास इस प्रकार के उपनिवेश नहीं थे। तो एक प्रकार से इंग्लैंड के पास उपनिवेशों का होना औद्योगिक क्रांति के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब है लोहे और कोयले की खदानें पास पास होना। इंग्लैंड के अंदर ये बड़ी ही खुदकिस्मती की बात थी कि वहाँ लोहे और कोयले की खदानें बहुत ही पास पास थी, जिसके कारण लोहा जो बनाया जाता था, उस लोहे के निर्माण के अंदर कोयले का इस्तेमाल होता, और कोयला और लोहे की खानों के जब नज़दीक मिल रहा है तो पक्का लोहा बनाना बहुत ही आसान काम हो गया। और मशीनों के निर्माण के लिए पक्के लोहे की आवश्यकता अधिक पड़ती है, इसलिए पक्का लोहा बनाना भी ज़रूरी था। तो यहाँ एक तरफ औपनिवेशिक साम्राज्य था, दूसरी तरफ लोहे और कोयले की खानें पास पास थी। दोनों इंग्लैंड के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। अब है उपभोग के अनुरूप उत्पादन। देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पहले तक फ्रांस का निर्यात है, वो व्यापार है, वो उच्च कोटि का हुआ करता था, लेकिन ये व्यापार विलासी वस्तुओं का था। और हम जानते हैं जो विलासी वस्तुएं होती हैं उनका व्यापार हमेशा सीमित रहता है, ठीक है। जबकि इंग्लैंड ने क्या किया कि जो निर्यात व्यापार उन वस्तुओं का किया था जिनकी ज़रूरत बड़ी मात्रा में थी, और जिनकी ज़रूरत बड़ी मात्रा में थी इसका मतलब उन्हें और अधिक यदि सस्ता बनाया जाए तो उनका बाज़ार और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इंग्लैंड उन तरीक़ों को खोजने में लगा रहा या उन तरीक़ों को अपनाने में लगा रहा जिससे उत्पादन अधिक से अधिक किया जा सके, ठीक है। तो उपभोग के अनुरूप उत्पादन। अब हम अगली कड़ी में बात करें तो वो है अर्धकुशल कारीगर। देखिए, अर्धकुशल कारीगर इंग्लैंड के अंदर क्या था, सामंत व्यवस्था थी, लेकिन जब बाद में वहाँ के सामंतों को हटा दिया गया तो अर्धकुशल कारीगर हैं वो अब शहरों की ओर काम की तलाश में आ गए। और जैसे औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई, ये अर्धकुशल कारीगर उन नई नई मशीनों पर काम करने के लिए उपलब्ध हो गए, जिसके कारण यहाँ कारीगरों की कोई कमी नहीं रही, और इसने भी औद्योगिक क्रांति में योगदान दिया। अब फ्रांसीसी क्रांति और युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन के युद्धों ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण योगदान दिया था, क्योंकि हम जानते, देखो, जब युद्ध होता है तो उसके लिए हमें हथियारों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो युद्ध में इन दोनों इंग्लैंड को अपने सैनिकों के लिए और अपने साथी देशों के सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक से अधिक उत्पादन करना था। यदि वो अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे तो ही उन सैनिकों की आवश्यकताओं की पूरी कर पाएंगे, और वो अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें इसके लिए उन्हें उत्पादन के तरीकों में सुधार करने की आवश्यकता पड़ी थी। इसलिए उन्होंने औद्योगिक क्रांति की ओर रुख कर लिया। पूंजी की उपलब्धता। अब अगली कड़ी में आती है पूंजी की उपलब्धता। देखिए, इंग्लैंड के पास है अन्य देशों की अपेक्षा बड़े बड़े कारखाने लगाने के लिए पूंजी थी, और तत्कालिक परिस्थितियाँ पूंजी संग्रह करने, उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ज़बरदस्त अनुकूल थी। यानी जो परिस्थितियाँ वो कह रही थी, पूंजी इकट्ठी करो और उसका उपयोग करो और उसको बढ़ाओ। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड के उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने और पूंजी जमा करने की सुविधा मिल गई, यानी वो ऋण दे सकते थे और पूंजी जमा भी कर सकते थे। इसलिए इसने औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ने में अपना अमूल्य योगदान दिया। इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। अगली अगर बात देखें तो इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, यानी इंग्लैंड एक ऐसी भौगोलिक स्थिति में था कि उसके चारों ओर समुद्र सीमा थी, इसलिए जल्दी से उस पर कोई बाहरी आक्रमण नहीं हो सकता था। और जब बाहरी आक्रमण जल्दी से नहीं हो सकता तो युद्ध से होने वाली हानियों से वो बचा रहा और अपना औद्योगिक विकास वो लगातार करता था।
तो इस प्रकार इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। इंग्लैंड में हुई कृषि क्रांति ने भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। यानी इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो इसका मूल है वो कृषि क्रांति के रूप में भी रहा था, क्योंकि कृषि के द्वारा उत्पादन बढ़ा, इससे उत्पादन से उनका व्यापार बढ़ा, पूंजी बढ़ी, तो उसने भी औद्योगिक क्रांति को विकसित किया। वैज्ञानिक आविष्कारों, ठीक है, को प्रोत्साहन। इंग्लैंड यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा वैज्ञानिकों को राजनीति एवं मजहबी हस्तक्षेप से मुक्त रखता था। यानी जो वैज्ञानिक थे वो राजनीति से और धर्म के मामलों से बिल्कुल दूर थे और वैज्ञानिक संस्थाओं को वो अधिक से अधिक प्रोत्साहन दे रहा था, जिसके कारण इंग्लैंड में वैज्ञानिक आविष्कार अधिक तेजी के साथ हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 9 बिंदुओं में दिए गए हैं। इन बिंदुओं के द्वारा हम अपने ये बात याद रख सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति क्यों शुरू हुई। इसका कारण था इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य, लोहे और कोयले की खान नज़दीक होना, उपभोग के अनुरूप उत्पादन भी होना, अर्धकुशल कारीगरों की उपलब्धता, फ्रांसीसी क्रांति एवं युद्ध, पूंजी की उपलब्धता, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड में हुई कृषि क्रांति और वैज्ञानिक आविष्कारों को दिया गया प्रोत्साहन। ये कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर औद्योगिक क्रांति को पनपाने में अपना बड़ा ही अमूल्य योगदान दिया था। ठीक है, अब हम इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु इस पाठ से हमें लग रहा है उसको हम करते हैं और वो है इटली का एकीकरण। ठीक है, अगला मुख्य बिंदु क्या है? इटली का एकीकरण। देखिए, इटली के एकीकरण की बात करें और नेपोलियन का नाम न आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इटली के एकीकरण है वो नेपोलियन के कारण ही हुआ था। इटली के एकीकरण पर नेपोलियन की विजयों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था, क्योंकि जब नेपोलियन ने इटली को जीता था तो इटली छोटे छोटे अनेक राज्यों के अंदर बंटा हुआ था, लेकिन इसकी विजय के पश्चात इटली में गणतंत्र की स्थापना की गई और नेपोलियन ने सम्राट बनने के बाद छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर दिया और बड़े राज्य बनाए और उसे केवल 3 भागों में विभाजित करके रखा। उसने सामंतवादी व्यवस्था खत्म कर दी। आंतरिक व्यापार पर जो तरह तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे उन समस्त आंतरिक प्रतिबंधों को उसने समाप्त कर दिया। पूरे इटली के अंदर उसने एक समान कानून व्यवस्थाएं लागू कर दी। इस प्रकार के जब परिवर्तन उसने किए तो वो लोगों को बहुत ही अच्छे लगे। जब नेपोलियन ने इटली का उपनिवेश के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया तब इटली वासियों की राष्ट्रीय भावनाएं जाग उठी, भड़क उठी और वो अब इस व्यवस्था को, औपनिवेशिक व्यवस्था को स्वीकार करने के मूड में नहीं थे। इसी कारणों से नेपोलियन को इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कहा जाता है। मेरिट ने लिखा है, नेपोलियन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम इटली को एकता प्रदान की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इटली का एकीकरण होना था, उसमें बाधाएं क्या क्या थी। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में आने वाली बाधाओं पर हम चर्चा करें। इटली में प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व का होना एक बहुत बड़ी बाधा थी। यानी इटली पर जो प्रभुत्व था वो विदेशी प्रभुत्व था जगह जगह, तो वो एक बड़ी बाधा थी क्योंकि वो एक होने नहीं देना चाहता था। लोम्बार्डी और वेनेशिया सीधे नियंत्रण में थे। मेडोना और टस्कनी ये ऑस्ट्रिया से संबंधित राजकुमारों के अधीन थे या उनके अधिकार में थे। इस प्रकार विदेशी प्रभुत्व इन पर था। पोप अपने राज्य पर, रोम पर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता था। देखिए, आज भी जो रोम है वहाँ पोप का प्रभाव ज़्यादा है। ठीक है, तो पोप चाहता था कि रोम पर उसकी सत्ता बनी रहे। पोप है वो ईसाई धर्म का मुखिया। इटली मोटे तौर पर 3 राजनीतिक इकाइयों में बंटा हुआ था और ये इकाइयाँ भी उसके एकीकरण में बड़ी बाधा थी। इटली का सामंतवादी और कुलीन वर्ग नेपोलियन का जब पतन हो गया तो वो उसके बाद अपनी पहले वाली स्थिति या अपनी सामंतवादी जागीरदारी प्रथा को पुनः प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि नेपोलियन ने सामंतवादी स्थिति को समाप्त कर दिया था। अब ये सामंत नेपोलियन का जब पतन हो गया तो अपनी पहले वाली स्थिति को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। क्यों? कि कुलीन वर्ग को डर था कि यदि एकीकरण हो गया तो उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, इसलिए वो एकीकरण नहीं चाहते थे। अगला है, इटली में अभी तक राष्ट्रीय चेतना जागृत नहीं हुई थी। सभी राज्यों की अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज थे।
एक राज्य दूसरे राज्य से मिलकर नहीं रहना चाहता था। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रीति रिवाज ऐसे थे जो उनको एक करने में बाधा दे रहे थे। इटली के एकीकरण में यह एक बाधा थी कि एकीकरण किस विचारधारा के अंतर्गत किया जाए, क्योंकि राजनीति के हैं वो एक मत नहीं थे। मेजिनी और गैरिबाल्डी इटली का एकीकरण गणराज्य के रूप में करना चाहते थे, जबकि जो जियोवर्टी है, पोप है, वो पोप के अधीन राज्यों के संघ का निर्माण करना चाहते थे। यानी जियोवर्टी चाहता था कि पोप के अधीन सारे राज्य एक संघ के रूप में रहें, यानी मुखिया कौन हो, पोप। जबकि मेजिनी गैरिबाल्डी क्या चाहते थे कि उसका एकीकरण गणराज्य के रूप में हो जाए। ठीक है, अब इटली के एकीकरण में प्रमुख सहायक संगठन कौन कौन से, उनके बारे में देखते हैं। देखिए, कार्बोनरी संस्था, ये कार्बोनरी एक कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों की संस्था थी, इसलिए इसका नाम है कार्बोनरी। ये गुप्त संस्था थी जो 1810 में नेपल्स में स्थापित हुई थी। कब हुई थी? 1810 में। कहाँ? नेपल्स में। इस संस्था में सभी वर्गों के लोग सम्मिलित थे। इस संस्था के दो प्रमुख उद्देश्य थे कि विदेशियों को तो इटली से बाहर निकाला जाए और वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना की जाए। प्रभावशाली नेतृत्व और निश्चित उद्देश्यों के अभाव में यह संस्था विफल हो गई। ठीक है, कार्बोनरी संस्था विफल क्यों हुई? क्योंकि इसका नेतृत्व कोई प्रभावशाली नहीं था और इसका कोई निश्चित उद्देश्य भी नहीं संभव हो पाया था, इसलिए ये असफल हो गई। इसके बाद आती है यंग इटली। देखिए, यंग इटली जैसा पता चलता है, यंग यानी युवा, तो युवा इटली। यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने 1831 में की थी, जिसने इटली के राष्ट्रीय आंदोलन में शीघ्र ही कार्बोनरी संस्था का स्थान ले लिया। यानी पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें मुख्य संस्था थी कार्बोनरी, लेकिन जब कार्बोनरी का कोई उद्देश्य, कोई नेतृत्व प्रभावशाली नहीं था, तो 1831 में पनपी यंग इटली ने उसका स्थान ले लिया। मेजिनी इटली के युवकों पर पूरा विश्वास करता था। ठीक है, मेजिनी का कहना था कि समाज में कहीं क्रांति लानी है तो हमें क्रांति का नेतृत्व युवकों के हाथ में देना पड़ेगा, क्यों कि उनके हृदय में असीम शक्ति होती है। ठीक है, इसलिए उसने युवकों के हाथ में देने के कारण इसका नाम यंग इटली रखा था। इस संस्था के 3 नारे थे। परमात्मा में विश्वास रखो, फेथ इन गॉड। ठीक है, परमात्मा में विश्वास रखो, सब भाइयों को एक साथ मिलाओ और इटली को मुक्त करो। ये 3 के नारे थे। इस संस्था के उद्देश्य स्पष्ट थे कि इटली की एकता और स्वतंत्रता की प्राप्ति और स्वतंत्रता, समानता और जन कल्याण पर आधारित राज्य की स्थापना हो। यानी एकता और स्वतंत्रता प्राप्त हो, साथ ही साथ स्वतंत्रता, समानता और जन कल्याण पर आधारित एक राज्य स्थापित हो जाए, ये इसके उद्देश्य थे। इस संस्था ने इटली वासियों में देशभक्ति, संघर्ष, त्याग, बलिदान, स्वतंत्रता आदि की भावनाएं भर दी थी। मेजिनी ने इटली की जनता से आह्वान किया कि संयुक्त इटली के आदर्श को छोड़, यानी पूरा इटली एक हो, इस आदर्श को छोड़कर अन्य चीज़ के पीछे मत दौड़ो, हमें केवल संयुक्त इटली प्राप्त करना है। ठीक है, इटली एक राष्ट्र बनकर रहेगा। मेजिनी देशभक्तों की दृष्टि में एक देवदूत था जो इटली के भविष्य को निर्मित करने आया था। वास्तव में मेजिनी ने इटली के एकीकरण की आधारशिला रखी थी। अब मेजिनी के बाद हम करते हैं काउंट कैमिलो का इस तरफ योगदान। ठीक है, देखिए, काउंट कैमिलो डी काबूर, ये 1810 में ट्यूरिन में एक कुलीन परिवार में जन्मा था। उच्च वर्ग का परिवार होता है कुलीन वर्ग, उस ट्यूरिन में ये जन्मा। सैनिक शिक्षा जब उसने प्राप्त कर ली तो वो सेना में एक इंजीनियर बन गया और वही नौकरी करने लगा। लेकिन उसके विचार उदारवादी थे। उदारवादी विचारकों का समर्थक था। जब ये इंग्लैंड गया तो वहाँ इंग्लैंड में इन्होंने संसदीय प्रणाली का अध्ययन किया और वो भी चाहता था कि जिस प्रकार की प्रणाली, संसदीय प्रणाली इंग्लैंड में चल रही है, उसी प्रकार की प्रणाली वो इटली में भी स्थापित करें। काबूर का मानना था कि इटली का एकीकरण पिडमांट के नेतृत्व में ही पूर्ण हो सकता है, यानी मुख्य वो किसको रखना था? पिडमांट। इसी दिशा में उसने अपने विचारों का प्रसार किया और 1847 में वह वित्त मंत्री बना, उद्योग मंत्री बना और 1852 में विक्टर एमेनुअल, जो कि शासक थे, 1852 में विक्टर इमैनुअल ने उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। काबूर एक व्यवहारिक कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और राजतंत्र का समर्थक था। राजा को वो सर्वोपरि मानता था। वह इटली की शक्ति एवं सामर्थ्य को भली भांति जानता था।
उसको पता था इटली की सामर्थ्य क्या है, उसकी शक्ति क्या है, वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, ये वो जानता था। इसलिए वो सोचता था कि जब तक हमें विदेशी सहायता नहीं मिलेगी तब हम इटली का एकीकरण तब तक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए वह इटली के एकीकरण के प्रश्न को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बनाना चाहता था, ताकि वो उसका प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय बन जाए तो दूसरे देशों की सहायता उसे मिल सके। काबूल की आंतरिक नीति, सुधारों और विदेश नीति ने इटली का एकीकरण पूर्ण किया था। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के काम ने उसको पूरा किया। काबूल का हम एक योगदान देखते हैं। काबूल वह व्यक्ति था जिसके बिना मेजिनी का आदर्शवाद और गैरिबाल्डी की वीरता निरर्थक थी। ठीक है, यानी मेजिनी एक आदर्श व्यक्ति था और गैरिबाल्डी है वो क्या था, वीर था। लेकिन यदि काबूल नहीं होता तो ये दोनों चीज़ें निरर्थक थी। काबूल का मानना था कि पिडमांट सार्डिनिया ही इटली का एकीकरण करने में समर्थ है, ये काबूल मानता था। ऑस्ट्रिया एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी, क्योंकि वहाँ के राजकुमारों का इन क्षेत्रों पर अधिकार था। ऑस्ट्रिया को बिना विदेशी सहायता से एक बाहर निकाला भी नहीं जा सकता, उसको निकालना है तो विदेशों की सहायता लेनी पड़ेगी। ये तीन चीज़ें वो जानता था। कौन? काबूल। काबूल यथार्थवादी राजनीतिज्ञ था और वह यथार्थवादी और व्यवहारिक राजनीति में ही विश्वास करता था। वह इटली के प्रश्न को अब अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न करना चाहता था, ताकि विदेशी शक्तियाँ उसे सहायता दे और विदेशों की सहानुभूति इटली के साथ हो जाए। इस समय यूरोप में दो शक्तिशाली देश थे, एक तो फ्रांस और दूसरा इंग्लैंड। इंग्लैंड में यूरोपीय देशों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपना रखी थी, यानी इंग्लैंड यूरोपीय देशों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इटली जानता था कि उसे मदद नहीं मिल सकती, क्योंकि इंग्लैंड यूरोपीय देशों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। फ्रांस का शासक इटली के प्रश्न पर या एकीकरण के प्रश्न पर इटली से सहानुभूति रखता था। फ्रांस का जो शासक था वो यहाँ इटली के एकीकरण में उनके लोगों से सहानुभूति रखता था। अतः काबूल ने फ्रांस की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास किया। काबूल ने क्रीमिया की मदद के लिए सेना भेज दी। क्रीमिया का जब युद्ध हुआ तो फ्रांस की सहायता के लिए काबूल ने अपनी सेना भेजी थी और सहानुभूति और मित्रता प्राप्त कर ली। काबूल को इस मित्रता का लाभ पेरिस सम्मेलन में मिला। जब 1856 में पेरिस सम्मेलन हुआ तो ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद सार्डिनिया राज्य को पेरिस सम्मेलन में बुलाया गया था, जबकि ऑस्ट्रिया चाहता था, क्योंकि ये क्षेत्र उसके कब्जे में थे, उसके अधीन थे, तो वो चाहता था कि सार्डिनिया को नहीं आने। लेकिन पेरिस सम्मेलन में सार्डिनिया को ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद बुलाया गया। काबूल ने इस सम्मेलन में इटली की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए ऑस्ट्रिया को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। पेरिस सम्मेलन में काबूल ने इस प्रकार इटली के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बनाकर नैतिक विजय प्राप्त कर ली और वो इसके एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ती गई। ठीक है, धन्यवाद। मेरे इस बिंदु से लगता है कि मैं इस पर ज़्यादा कार्य कर पाया हूँ और ये परीक्षा दृष्टि मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लगे हैं, और अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे लगे थे उनकी वीडियो मैंने पहले बना दिए हैं, उनको देखिएगा। एग्ज़ाम से पहले उनका दौरान कीजिए, 2 बार वीडियो देखोगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। धन्यवाद।